नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग जो कि आईआर का टॉपिक करंट अफेयर में देख रहे थे, तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। अभी पहला पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के अपना पार्ट 2। तो देखो पार्ट 2 में जो आज पहला टॉपिक देखेंगे वो क्या है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। यानी जो आपका आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन जो पहल है, ये देखो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो कि इसको शुरू किया गया है। अब देखो ये क्यों लाया गया है, ताकि जो कोई एक देश है, मान लो कंट्री ए है, भारत है मान लो, और यहाँ पे चाइना है, तो ऐसा ना हो कि भारत जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि चाइना पर डिपेंडेंट हो जाए विभिन्न मामलों में, जो आर्थिक मामले हैं या उत्पाद मामले हैं, जो भी ज़रूरतें भारत की है, ऐसा ना हो पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड रहे, बल्कि जो कि भारत जो कि वो विभिन्न देशों के साथ अपना व्यापार करता रहे, ताकि अगर किसी एक देश ने कभी भी मना कर दिया कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, तो भारत का जो व्यवस्था है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था है, वो खराब ना हो जाए, वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए जो कि ये आपका आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल लाया गया है कि ताकि कोई भी देश जो कि किसी एक देश पर अधिक अपनी निर्भरता न बना सके, उसकी जो निर्भरता विभिन्न देशों में बटी रहे, किसी एक देश पर अधिक हम निर्भर न रह सके। अब ये देखो क्यों आपका आ रहा है, क्योंकि अभी देखो कोविड-19 के समय में देखोगे तो जो चाइना पे देखोगे डिपेंडेंसी बहुत से देशों को जो कि चाइना पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। अगर चाइना में जो कि क्राइसिस है कोविड-19 के समय में, तो मान लो जो सामान थे, उत्पाद थे, उसका आवाजाही बंद हो गया था, तो इसका इम्पैक्ट देखोगे विभिन्न देशों में पूरे लगभग वैश्विक स्तर पर जो कि इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था। तो इसलिए कहा जाए कि हमको जो कि किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको जो कि अपनी ज़रूरतों के लिए विभिन्न देशों में निर्भर रहना चाहिए, ताकि एक दो देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो अब देखो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, आपका जो SCRI है यानी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है, उसी के बारे में। अब देखो ये क्या क्या करा है, इसमें क्या किया जाएगा, ये देखो आपको पहले समझ में किसके द्वारा लाया गया था, ये आपका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो कि एक पहल है, इस तरह की शुरुआत की गई है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा कि जो सर्वोत्तम तरीके हैं उसको जो कि साझा किया जाएगा। मतलब अब फिर साथ ही देखो ये बोला जाएगा जो कि सप्लाई चेन में हमको डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमको जो कि इसके लिए जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी अधिकतम उपयोग करना चाहिए, तभी जो कि हमारा जो डाइवर्सिटी होगा, सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी, वो हमको देखने को मिलेगा, और जो भी इससे संबंधित नॉलेज है वो हम आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरह की बात यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत की जा रही है। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो वही जैसा हमने कहा कि किसी देश पर जो कि अति निर्भरता को कम करना। हमारा ऐसा ना हो कि किसी देश में हम अत्यधिक निर्भर हो जाए, हमारा जो आपका सामाजिक सिस्टम है या फिर जो हमारे देश की जो प्रगति है उसमें कोई बाधा ना हो, कोई एक दो देश जो कि डिस्टर्ब होते हैं किसी भी कारण से। तो फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, भविष्य के व्यवधानों से मुक्ति। भविष्य में अगर कोई मान लो संकट आ गया, इसी तरह जैसे कोविड-19 टाइप का संकट आ गया, तो इस चीज़ से हम जो कि जल्दी से रिकवर हो पाएंगे। हमको जो कि ज़्यादा समस्याएं जैसे अभी उठानी पड़ी है उस तरह की समस्याएं नहीं उठानी पड़ेगी, और जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, सप्लाई चेन जो कि कंटिन्यू बना रहेगा। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कोविड-19 प्रभाव। अभी हाल ही में आप देखो कोविड-19 महामारी ने कई पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियाँ, खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसे हमने देखो भारत जो आपका फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट थे उस पर जो कि चाइना पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। भारत नहीं वरन विभिन्न विश्व के विभिन्न देश जो कि इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट था मेडिकल से संबंधित, कोई मेडिसिन से संबंधित, वो जो कि चीन ही जो कि विभिन्न देशों को, अधिकतर देशों को जो कि एक्सपोर्ट करता था। अब चीन से ये माल आना जाना बंद हो गया, तो भारत में विभिन्न दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, जिससे जो कि भारत में जो कि स्वास्थ्य के देखो हेल्थ का क्राइसिस भी, अन्य क्राइसिस कोविड-19 के अलावा और अन्य के जो हेल्थ के क्राइसिस है वो भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हमको जो कि इसके ये जो कोविड-19 हमको सीखने को मिला है, इस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि वैश्विक व्यापार में तनाव की स्थिति। अगर कल को वैश्विक व्यापार में तनाव की स्थिति हो जाती है, जैसे देखो हालिया देखो चीन और अमेरिका के बीच जो कि ट्रेड वार अभी चल रहा था, काफ़ी न्यूज में था कोविड-19 के पूर्व, तो इस तरह की अगर स्थिति हो जाती तो भी, ताकि जो कि वैश्विक जो सप्लाई चेन है वो आपका डिस्टर्ब ना हो, वो आसानी से चलता रहे। इस तरह देखोगे आप जो चीन का एक आर्थिक साम्राज्यवादी नीति चल रही है उसको रोकना टोकना, ताकि उसका जो एक आपका एकल प्रभुत्व है वो ना बन पाए कहीं जो आपका हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है इस एरिया में, ठीक है। इस वजह से भी ये जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही देखो इसका जो भू राजनीतिक कहा जा रहा है, इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक चीन का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों को गठबंधन विकसित करने के संगठित प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको देखो इस तरह से भी देखा जा सकता है, एक तो चीन को अलग थलग करना, साथ ही जो चीन की जो यहाँ पे आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो काफ़ी ज़्यादा जो कि इनिशिएटिव चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कि अपने आप को एक्टिव कर रहा है, सैन्य बल स्थापित कर रहा है, तो इसको जो कि जवाब देने के लिए भी जो कि यहाँ पर विभिन्न देश जो कि इस आधार पर संगठित होकर जो कि इसका जो कि मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इस आधार पर भी ये जरूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो SCRI है,
यानी जो आपका सप्लाई चेन है इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या चुनौतियाँ, देखो जैसे कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत से देश जो कि विभिन्न देश चीन पर अत्यधिक जो कि चीन निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है, मतलब चीन से बहुत ज़्यादा जो कि निर्यात करते रहते हैं, आयात करते रहते हैं। तो इस वजह से देखोगे तो अभी इतना जल्दी जो कि हमको इस तरह का सप्लाई चेन के लिए एक अलग से लचीलापन लाना, एक अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, तो इसमें काफ़ी जो कि टाइम लग जाएगा और काफ़ी पैसा भी लग जाएगा। फिर देखो वही बोला जाए कि अत्यधिक समय व धन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक नया आपूर्तिकर्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा लगेगा। तो साथ ही देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे परिष्कृत उपकरणों के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अधिकांश कच्चे माल जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, ये देखोगे सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि सीमित स्थान पर पाए जाते हैं, तो आप इसमें डाइवर्सिटी चाह के भी नहीं ला सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो यहाँ से भी इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, यहाँ भी इम्पोर्ट कर लेंगे, यहाँ भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर सेल करेंगे तभी आप इम्पोर्ट करोगे, अगर इसमें ये सेल नहीं करेंगे तो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक जो कि इसमें चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। फिर साथ ही कह रहा है देखो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए, जो देखो वैश्विक स्तर पर अगर मान लो हम अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करते हैं इस तरह का सप्लाई चेन, और ज़्यादा कंपनियां वगैरह जो कि फॉर्म वगैरह निवेश करती है, तो इसमें क्या होगा, देखो शुरू में जो कि चीज़ों के दाम जो कि महंगे होंगे, क्योंकि उसमें धीरे धीरे जैसे और नवाचार आता रहेगा, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे सस्ता होगा। कोई भी मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है, लेकिन जब शुरू में दाम महंगे होंगे तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं। देखो खासकर देखो महामारी और मंदी के समय में देखोगे तो इस कार जो कि उपभोक्ता जो कि सस्ते दाम का चीज़ खरीदना चाहता है, तो ये भी एक तरह से शुरू में इसको इस तरह की चुनौतियां देखने को मिलेगा, जो हमारा सप्लाई चेन में एक अलग से जो कि एक नया इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं। फिर देखो वे फॉरवर्ड कुछ बताया जा रहा है, जैसे बोला जाए कि जो हमारा जो सोर्स है उसको हमको डाइवर्सिफिकेट करना चाहिए, किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यानी किसी एक कंट्री के सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमको अधिक से अधिक कंट्री पर जो कि अपनी डिपेंडेंसी को बांटना होगा। फिर साथ ही देखो सुरक्षा स्टॉक बनाए रखना, यानी कह रहा है कि यहाँ पे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की अनुपस्थिति, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल एक ही देश में मिलता है या कुछ ही चुनिंदा जगहों पर मिलता है, या ये मतलब पूरे देश में सप्लाई चेन में नहीं अवेलेबल है, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जो कि स्टॉक में एक्स्ट्रा थोड़ा रखना, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की क्राइसिस आती है तो हम आराम से जो कि हमारा सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। साथ ही बोला जाए जो इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी, इसको प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा, जो नई कंपनियां जो अपने नए प्रोडक्ट बनाएंगी सप्लाई चेन में, वो कहीं और स्थापित करेंगी, तो इससे देखो लागत कम आएगा और विनिर्माण उत्पाद जो कि और लचीला होगा, मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो लागत है वो कम हो जाएगा, और ये जो कि हम अलग से जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के स्थापित कर सकेंगे। साथ ही बोला जा रहा है कि नियर शोरिंग करना चाहिए। नियर शोरिंग देखो क्या है, यहाँ पर समझते हैं आपको। नियर शोरिंग देखो ये कहा जा रहा है कि नियर शोरिंग एक ऐसा शब्द है जो ऑफ शोरिंग के अभ्यास से निकला है, जो तब होता है जब कंपनियां अपने उत्पाद को अपने मूल देश की तुलना में कम भूमि लागत वाले क्षेत्र में ले जाते हैं। कहने मतलब जो उनका प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, अगर वो जो कि अपने जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जहाँ पे इसका मेन फैक्ट्री है, वहाँ से ये प्रोडक्ट अपना ये नहीं बना के बल्कि ऐसे देश में ले जाती है, वहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है जहाँ पर जो कि लागत कम होता है, श्रम सस्ता होता है, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सस्ता मार्केट में बिके और ये जो कि ज़्यादा कंपटीशन में बेहतर निकले। तो जब इस तरह की जो नियर शोरिंग होती है, तो इससे क्या होगा, देखो जो आपका सोर्स है, जो जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा था कि सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना, तो इससे क्या होगा, सोर्स में डाइवर्सिफिकेशन होना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का उत्पाद देखोगे एक ही जगह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये कई जगह पे यही जो सोर्स है, ये जो प्रोडक्ट है कई जगह पे जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और उसी देश में इसका बाजारीकरण हो रहा है। तो इस आधार पर देखो जो सप्लाई चेन अगर मान लो कहीं एक जगह दिक्कत होगा तो दूसरी जगह से इसका अब सप्लाई चेन जो कि डिस्टर्ब नहीं होगा, वो पूर्ति हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए आपका नियर शोरिंग को। तो यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल से जो कि आपका जो ये टॉपिक था सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा और समझा। अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो हमारा जो अगला टॉपिक वो क्या है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, यानी यूएस जो कि अफगानिस्तान को छोड़ रहा है और वो जो कि अपने सैनिकों को यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो ये देखो इस वजह से ये वाला जो न्यूज़ है पूरे साल भर आपका न्यूज़ में बना रहा है ये वाला करंट टॉपिक। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिया के सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये टॉपिक हम काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझेंगे, जिससे आपका ये वाला टॉपिक जो कि मेंस के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी क्लियर कट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसकी शुरुआत कैसे होती है।
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के उपरांत अमेरिका द्वारा अपने नाटो सहयोगियों के साथ अलकायदा और अफगानिस्तान में उसे आश्रय एवं समर्थन प्रदान करने वाली तालिबानी सरकार के विरुद्ध एक सैन्य अभियान आरंभ किया था। तो देखो अमेरिका कैसे इसमें आता है अफगानिस्तान में। ये दरअसल क्या हुआ था, तालिबान ने जो कि अमेरिका में 2001 में जो कि हमला किया था, जिसके जवाब में जो कि अमेरिका इसको जवाब देने के लिए जो कि अफगानिस्तान में आया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कि तालिबान संगठन और अलकायदा जो संगठन थे यहीं पे जो कि उन्होंने अपना आश्रय ले रखा था। तो अमेरिका आया था यहाँ पे इनको खदेड़ने के लिए 2001 में। ठीक है, अभी देखो इस बात को अब तक 20 साल हो चुके हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा संचालित यह सैन्य युद्ध लगभग 20 वर्षों से जारी रहा। इसमें अमेरिका को अत्यधिक मानवीय और आर्थिक क्षति हुई है, परंतु तालिबान पर स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे अब तक हमने देखा कि क्या इस तरह की चीज़ें निकली है। तो अभी हाल ही में देखो अमेरिकी तालिबान शांति समझौता हुए हैं, जिसके 4 उद्देश्य बताए जा रहे हैं। देखो क्या हुआ है, संघर्ष विराम की घोषणा कर हिंसा का अंत करना है। दूसरा इसका जो उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से अपने संबंध को समाप्त करेगा। थर्ड इसमें बोला जा रहा है कि स्थायी शांति के लिए एक अंतर अफगान संवाद की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में जो कि शांति स्थायी रूप से शांति बनी रहे। साथ ही बोला जाए कि अप्रैल 2021 तक अमेरिकी नौसैनिक की अपनी जो जितनी भी सेना है अमेरिका की, वो वापसी यहाँ से हो जाएगी। यानी अमेरिका अपनी सारी सेना को अप्रैल 2021 तक निकाल लेगा बाहर। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे समझौते हुए हैं। अब देखो ये समझौते के क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या परिणाम होंगे, वो हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे और देखेंगे। उसके पहले देख लो यहाँ पे एक बार अफगानिस्तान का लोकेशन मैप के हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मैपिंग के थ्रू। तो देख लो अफगानिस्तान जो एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसका बॉर्डर देखो पाकिस्तान, इंडिया, थोड़ा बहुत चाइना से भी लगता है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगता है। ये ध्यान रखना, इसका जो बॉर्डर है वो किर्गिस्तान से नहीं लगता है या कजाकिस्तान से नहीं लगता है, और ये जो कि किसी सी में भी ओपन नहीं होता है। और ये ध्यान रखना, इसका बॉर्डर जो कि चाइना से भी लगता है और इंडिया से भी लगता है आपका, और जो पाकिस्तान है उससे भी लगता है, साथ ही ईरान से लगता है, ना कि इराक से। ठीक है, तो ये हमने मैपिंग थोड़ा सा देख लिया, समझ लिया। अब देखो यहाँ पर समझते हैं ये जो समझौते हुए हैं इसके तहत जो कि क्या परिणाम हो सकते हैं या फिर क्या परिणाम होंगे, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि जो अफगानिस्तान की प्रगति है ये उल्टी हो जाएगी, यानी प्रगति इनकी बाधित हो सकती है। अगर मान लो जैसे अगर अमेरिकी सैनिक निकल गए तो तालिबान जो है कि उनका जो कि अपना यहाँ पे साम्राज्य हो जाएगा, वो जो कि अपने मनमर्जी करना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट को अपने हिसाब से जो कि चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रगति का कार्य चल रहा था, विकास कार्य चल रहा था लोकतांत्रिक हिसाब से, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से, तो वो नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से बोला जाएगा जो अफगानिस्तान का जो प्रगति है वो जो कि उल्टा पड़ सकता है। यहाँ साथ ही देखो यहाँ पर गृह युद्ध का खतरा हो सकता है। कैसे, देखो कुछ लोग जो तालिबान से संगठित लोग हैं वो चाहेंगे कि तालिबानी सरकार यहाँ पे बने, साथ ही दूसरे लोग चाहेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, लोग जो कि चुनाव के द्वारा जो कि यहाँ पे जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लाए। तो इस स्थिति में देखो तो अब गृह युद्ध का भी खतरा यहाँ पे मंडरा सकता है। साथ ही यहाँ पे देखो वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति मिल सकती है। देखो जब गृह युद्ध होगा तो ऑब्वियस सी बात है जान माल की काफ़ी जो कि हानि होगी। तो इसके क्या होगा, इसके परिणामस्वरूप जो यहाँ के शरणार्थी वो विभिन्न देशों में, आसपास के देशों में जाना शुरू कर देंगे। जैसा कि भारत से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो भारत में भी लोग आने शुरू कर देंगे, और जो आपका चाइना, ईरान, जो ये सब कंट्री इधर जो कि आना जाना शुरू कर देंगे। तो इससे जो शरणार्थी संकट है वो जो कि बढ़ जाएगा। साथ ही देखो सत्ता समीकरण में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जो अमेरिका अगर यहाँ से निकल जाता है अपनी सेना लेकर, तो जो अभी वर्तमान सत्ता है वो नहीं रह सकती है, यहाँ पे तालिबान का राज भी आ सकता है। तो इस तरह की बात की जा रही है। साथ ही देखो आतंकवाद का पुनरुत्थान हो सकता है। देखो क्यों, तालिबान जो कि आपका साठगांठ आतंकवाद से ही पूरा आपका साठगांठ है, तो ये जो कि आतंकवाद को प्रमोट करेगा। इसीलिए बोला जाए कि ऐसे अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में कई अन्य नामित आतंकवादी समूह भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। तो इस वजह से देखो भारत का जो कि एक बड़ा मुद्दा रहता है आतंकवाद वाला कंसर्न, जो उसके सिक्योरिटी को लेके, ये जो कि भारत के लिए काफ़ी कंसर्न वाला बात हो सकता है। फिर देखो इस क्षेत्र में जो विभिन्न देश हैं उनके हित देखते हैं कि उनको वो कैसे जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं, विभिन्न देश जो कि कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इससे। देखो जैसे रूस है, रूस देखो इस क्षेत्र में रूस की सुरक्षा चिंताओं में मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव दुर्व्यवहार, अवैध प्रवास और आतंकवाद जैसे कारक शामिल है, जो रूस को मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी सुरक्षा भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस तरह से जो कि रूस की समस्याएं। साथ ही देखो चाइना में भी कुछ समस्या आएंगी। जैसे देखो अफगानिस्तान चीन के लिए सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखता है। अफगानिस्तान में अस्थिरता का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर प्रभाव पड़ेगा, यानी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव सीपेक है आपका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो कि इससे प्रभावित हो सकता है अगर आपका अफगानिस्तान में जो शांति आती है। और अफगानिस्तान में तालिबान शासन अंततः उइगर जो अल्पसंख्यक है उनके वास स्थान को जो कि सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में है, तो वहाँ पर जो अशांति जो कि तालिबान उत्पन्न कर सकता है उइगर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए।
ठीक है। तो इस आधार पर भी देखोगे तो चाइना में अशांति की स्थिति भी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। फिर साथ ही देखो कहा जाए इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में व्यापक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार विद्यमान है, जो इस क्षेत्र के प्रति चीन को निवेश हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं को अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है। एक तरह से ये देखो चीन के लिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंपैक्ट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव है, क्योंकि देखो जो तालिबान है उसको पाकिस्तान का सपोर्ट है। अब पाकिस्तान किसकी गोद में खेलता है, वो चीन के गोद में खेलता है। तो चीन जो कहेगा वो पाकिस्तान करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें चीन को चारों तरफ से लाभ ही लाभ है, यहाँ पे नुकसान होता हुआ बहुत कम समझ में आता है। फिर देखो ईरान कैसे इंपैक्ट होता है इस वाले डिसीजन से कि अगर अमेरिका निकलता है तो इससे क्या होगा, तालिबान की अत्यधिक मौजूदगी अफगानिस्तान को सऊदी अरब के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर अगर जो अफगानिस्तान में अगर तालिबान अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगे, इन पर कंट्रोल किसी और का नहीं होगा, तो ये जो कि सऊदी अरब के प्रभाव में आ जाएगा। यह एक ऐसा कदम होगा जो ईरान की क्षेत्रीय स्थिति की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यानी कि अगर अफगानिस्तान का जो तालिबान संगठन है वो सऊदी अरब से मिल जाता है तो ईरान के लिए ये जो कि खतरे की घंटी है। फिर देखो कहा जा रहा है पाकिस्तान को कैसे इंपैक्ट करेगा, यह अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने और कश्मीर में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को रणनीतिक पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग कर सकता है। यानी जो पाकिस्तान के लिए देखो नकारात्मक नहीं बल्कि फायदे का ही बात लगता है। फिर अब देखो भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहा है अफगानिस्तान, वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ बताया जाए कि भारत के जो 5 स्तंभ हैं जिस पर जो कि अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास आधारित साझेदारी आधार रही है। तो कौन कौन से 5 पिलर हैं वो हम समझते हैं। देखो जैसे बोला जाए कि मानवीय सहायता, अफगानिस्तान को 1.1 मिलियन टन की जो गेहूं की आपूर्ति भारत ने की है। साथ ही इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना जो भारत ने की है, जहाँ पर 400 बेड वाला एक अस्पताल है जो पूरे देश के बच्चों के कल्याण की सेवा में लगातार तत्पर है। फिर देखो अधिसंरचना, आपका जो आधारिक संरचना है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें बोला जा रहा है भारत ने किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया। देखो जैसे बोला जा रहा है कि जो आपका जारंज से डेलराम तक जो 218 किलोमीटर की सड़क है, इसको जो कि बनाने जो कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है। फिर साथ ही कहा जा रहा है आपका पुले खुमरी से काबुल तक 220 किलोवाट DC ट्रांसमिशन लाइन और चितमाला में 220 किलोवाट सब स्टेशन की स्थापना की। यानी जो आपका रेलवे स्टेशन है उस तरह की चीज़ों को भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। साथ ही बोला जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध यानी जो आपका सलमान डैम है उसका पुनर्निर्माण भारत द्वारा किया गया है। साथ ही जो अफगानिस्तान की नई संसद है इसके लिए भी जो कि भारत द्वारा जो कि पैसे यहाँ पे लगाए गए हैं और इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस तरह की बातें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि भारत ने योगदान दिया है। फिर देखो यहाँ पे बोला है आर्थिक विकास के लिए, तो आर्थिक विकास के देखो कहा जा रहा है अफगानिस्तान में निजी निवेश को बढ़ावा, जैसा कि वर्ष 2017 में आयोजित भारत अफगानिस्तान व्यापार और निवेश कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। यानी भारत ने जो कि अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश कर रखा है और अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास की 116 नई परियोजनाएं जो कि भारत ने संचालित कर रखी है। फिर देखो यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है आपसे। कनेक्टिविटी में देखो जो आपका चाबहार बंदरगाह का विकास, अगर देखो अमेरिका निकल जाएगा तो अफगानिस्तान में थोड़ा सा अशांति का माहौल हो जाएगा और ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर लगाते हैं और जो कि आपका जो चाबहार बंदरगाह है वो अफगानिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो चाबहार बंदरगाह है उसके डेवलपमेंट में बाधित हो सकती है। साथ ही ये बोला जा रहा है कि वर्ष 2017 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया गया। तो इस तरह का जो कि आपका देख सकते हो आप कनेक्टिविटी के लिए जो कि भारत के कुछ प्रयास रहे हैं जो अफगानिस्तान से भारत की जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ा है। फिर साथ ही देखो एक लास्ट बोला जा रहा है क्या आपका 5वां पिलर क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है। भारत में 3500 से अधिक अफगानी नागरिक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिर बोला जाए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत अफगान नागरिकों को प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इसमें बोला जाए कि अफगानिस्तान के प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के 500 स्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस तरह के देखो भारत जो कि अफगानी लोगों की जो अफगानी ह्यूमन रिसोर्स है उनमें जो कि एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी काम कर रहा है। तो इस सलाह में देखो भारत अफगानिस्तान के संबंध काफ़ी मजबूत नजर आते हुए दिख रहे हैं हमको। अब देखो इससे क्या होगा, जब अगर अमेरिका जो कि अफगानिस्तान से बाहर निकलता है तो इसके लिए भारत के लिए क्या चिंताएं उत्पन्न हो रही है उस तरह की बात यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो कहा जा रहा है और वर्तमान स्थिति अगर देखोगे तो एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको समझ में आएगा।
देखो कहा जा रहा है कि भारत ने सदैव अफगानिस्तान में स्थायी शांति और सुलह के लिए एक अफगान नेतृत्वाधीन और अफगान स्वामित्वाधीन और अफगान नियंत्रणाधीन प्रक्रिया का समर्थन किया। मिला जुला के कहने का मतलब कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी हो, वहाँ पे जो लोकतांत्रिक तरीके से जो कि निर्वाचन प्रक्रिया हो, इसका हमेशा इंडिया ने सपोर्ट किया है। अब देखो अब यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, मतलब चुनाव नहीं होगा और तालिबान का राज आ जाएगा, सत्ता आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो भारत के जो अपने मूल्य हैं वो जो कि कहीं ना कहीं जो कि आपको उससे समझौता भारत को करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी ना हो तो भी भारत को यहाँ से संबंध बनाने की बात करनी पड़ेगी। तो ये सब जो कि यहाँ पे चिंताएं जो कि दिखाई दे रही है। फिर साथ ही बोल रहा है कि वही लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित की बात जो भारत की नीति रही है वो जो कि उससे अगर ये भारत इसी बात पर अड़ा रहा कि यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन होना चाहिए तभी हम संबंध रखेंगे, नहीं तो रखेंगे, तो इससे क्या होगा, भारत जो कि इस एरिया में जो देखो अलग थलग थोड़ा सा पड़ भी सकता है। क्योंकि देखो चाइना भी अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने को जो कि सपोर्ट करा है, रसिया भी सपोर्ट करा है, ईरान भी सपोर्ट करा है। तो इस तरह की स्थिति में भारत अगर अकेले बोलेगा कि नहीं आप लोकतांत्रिक निर्वाचित कीजिए तभी संबंध है, तो भारत जो कि अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये जो कि चुनौती है। साथ ही देखो सुरक्षा संबंधी जो जोखिम है वही जो आपका टेररिज्म की बात हमने कहा, जैसे देखा आतंकवादी गतिविधियां जैसे लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो संगठन आपका हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन है, ये जो कि भारतीय कामगारों और संस्थानों को लक्ष्य इन्होंने हमेशा जो कि टारगेट किया है। तो इस आधार पर देखोगे तो ये जो कि भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कि खतरे की घंटी भी हो सकती है। फिर कहा जा रहा है आपको सामरिक हितों के समक्ष जोखिम है। जो हमारे सामरिक हित है यानी जो अफगानिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग $3 बिलियन का विकास कार्य कर रहे हैं, तो वो भी हमारा डूबने के आसार है, वो भी हमारा पैसा नहीं निकल पाएगा। इसको देखो बोला जा रहा है कि अब आगे देखो जो नेक्स्ट चिंता है वो क्या है, सुरक्षा तंत्र का अभाव। बोला जाए कि अफगानिस्तान में भारत के अधिकांश जो सहायता पहलों को संयुक्त राज्य अमेरिका और संबंध सैन्य बलों का समर्थन प्राप्त रहा है। अमेरिका की वापसी के उपरांत भारत को अफगानिस्तान के भीतर अपने हितों और कार्यक्रमों की सुरक्षा गारंटी के लिए नए भागीदारों की आवश्यकता होगी। मतलब कहना का मतलब जो भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर जो प्रोग्राम चला रहा है या जो भी कर रहे भारत, उसमें देखो जब अमेरिकी नौसैनिक थे तो अमेरिका का उसको सपोर्ट, भारत को सपोर्ट मिलता था और अमेरिकी नौसैनिक जो भारतीय जो वहाँ के खुफिया एजेंसी उनकी जो सहायता करते थे। अब अगर अमेरिका निकल जाएगा तो वहाँ पे जो कि भारत को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा और भारतीय जो खुफिया एजेंसी वगैरह इनको जो कि सपोर्ट करने वाला भी, इनको हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। तो ये जो कि कुछ सुरक्षा तंत्र का अभाव की भी बात की जा रही है। अब देखो भारत के लिए आगे की राह बताई जा रही है कि क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें जो कि राजनीतिक रूप से सशक्त तालिबान के साथ राजनयिक संपर्क स्थापित करना चाहिए। मतलब अगर मान लो हमको जो कि अब शुरू कर देना चाहिए कि तालिबान से भी जो कि अपना संपर्क स्थापित करें। हो सकता है कल को अगर तालिबान सत्ता में आ जाती है तो इससे क्या होगा, जो हमने यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जो भी यहाँ से जो कि यहाँ के लोगों में अपनी जगह बनाई है वो ख़त्म ना हो पाए, वो जो कि बना रहे वो संबंध और जो कि अपना मजबूती से बना रहे, ताकि भारत जो कि अलग थलग ना पड़े। तो इसलिए हमको जो कि राजनयिक संपर्क यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही बोला जा रहा है कि अफगान खुफिया सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के साथ बेहतर सहयोग भारत को अपने हितों के संरक्षण में सक्षम बनाएगा। यानी जो अफगान खुफिया सेवा है उसके साथ और जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय हेडक्वार्टर है इनके बीच में जो कि संपर्क बना रहे, ये कभी जो कि संपर्क टूटे ना, बैकडोर से जो कि यहाँ पे संपर्क बना रहे। फिर साथ ही कहा जाए कि निरंतर प्रशिक्षण और निवेश, यानी जो भारत यहाँ पे प्रशिक्षण का काम कर रहा है, निवेश का काम कर रहा है, उसको जारी रखे, उसको उसमें जो कि कमी ना लाए, ताकि यहाँ के लोगों के बीच में जो कि भारत के प्रति जो विश्वास बना है वो बना रहे। फिर क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहा है, भारत को ईरान और रूस के साथ साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाने, चीन के साथ सहयोग के अवसरों को अन्वेषण करने और अफगानिस्तान के भविष्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा आधार खोजने पर ध्यान देना चाहिए। यानी भारत को भी जो कि जैसे ईरान चीन अपनी नीति बना रहे हैं और एक नई नीति तैयार करें अफगान को लेकर, उस तरह से भारत को भी जो कि इनके साथ जो कि सहयोग करते हुए जो कि अपनी नीति भी बनानी चाहिए। फिर साथ ही बोला जा रहा है कि व्यापक राजनीतिक संलग्नता होनी चाहिए, यानी अफगान सरकार और अन्य राजनीतिक अभिकर्ताओं के साथ संलग्नता को व्यापक बनाया जाए और कुछ तालिबान प्रतिनिधियों तक पहुंच भी स्थापित की जाए, ताकि जो अगर कल को तालिबान जो कि गवर्नमेंट में आती है पूर्ण रूप से ना आए, भले अगर हो सकता है गवर्नमेंट में ये पूर्ण रूप से ना आए, 50% एक तरह से कल इनका जो अधिकार होगा गवर्नमेंट में, रोल होगा, इस तरह की बातें आती है, तो भी ऐसा ना हो कि तालिबान से पूरा कटा हुआ रहे भारत। इनसे भी अपनी जो कि हमें जो कि बातचीत करना शुरू करना चाहिए, ताकि कल को इनकी गवर्नमेंट वगैरह में आती है या ये पावर में आते हैं तो हमारा जो रोल है अफगानिस्तान में जो हमारी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो कहीं कमी ना पड़े उसमें। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल से अमेरिका और अफगानिस्तान का जो मुद्दा था वहाँ से सैनिकों को वापस जाएंगे उसको काफ़ी डिटेल से देखा। चलते अब अपने अलग नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ईरान परमाणु समझौता यानी ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये भी जो कि काफ़ी 2-3 साल से कह लो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पर भी जो कि मेंस के क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। तो समझते हैं ईरान परमाणु कार्यक्रम क्या था, इसको समझते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, हिस्ट्री से। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शांति के लिए परमाणु यानी एटम फॉर पीस के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से आरंभ किया था। यानी कि देखो ईरान ने जो अपना परमाणु कार्यक्रम आरंभ किया तो किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से 1950 में, जो कि एटम फॉर पीस यानी इसका हम प्रयोग शांति के लिए करेंगे ऐसा मोटिव रखते हुए जो कि इसको जो कि शुरुआत की थी अपना परमाणु कार्यक्रम। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आगे, इसी के क्रम में ईरान ने वर्ष 1968 में जो आपका एनपीटी था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पर जो कि साइन किया था, और साथ ही 1970 में जो कि इसको रेटिफाई भी किया था। मतलब वो बोला कि हम जो कि एनपीटी की जो शर्तें हैं, जो बातें हैं, इसके उद्देश्य है उसको फॉलो करते हुए जो कि अपने जो कि न्यूक्लियर एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। फिर देखो लेकिन 2005 में क्या हुआ, जो IAEA संगठन है इसने देखा कि एनपीटी सुरक्षा संबंधी जो उपाय किए गए उसका जो कि ईरान उल्लंघन कर रहा है, और यूएनएससी द्वारा ईरान पर जो कि परमाणु प्रतिबंध आरोपित किए गए। तो इसके जवाब में क्या हुआ, जो यूएनएससी था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने जो कि ईरान पे काफ़ी ज़्यादा जो कि सैंक्शन लगा दिए हैं। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कई वर्षों के वार्ता के पश्चात वर्ष 2015 में ईरान ने प्रतिबंधों से राहत प्राप्त करने के बदले निरीक्षण की सुगमता के साथ परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने की सहमति व्यक्त की थी। देखो 2015 में कई साल इसमें बातचीत चला, तो 2015 में फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ईरान जो कि अपने सैंक्शन को हटाने के लिए जो कि अपने यहाँ जो इसका परमाणु कार्यक्रम है उसको वो जो कि धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। अब परमाणु कार्यक्रम पर ईरान जो कि काम नहीं करेगा, ईरान इसके बदले क्या होगा, ईरान पर जो सैंक्शन लगे वो ईरान से ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ईरान परमाणु समझौता है वो क्या है ये हम समझते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, JCPOA। JCPOA मतलब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, JCPOA। अब देखो ये कब आया था, JCPOA के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में ईरान और P5+1 देश, P5 मतलब वो देश जिनको पास जो कि वीटो पावर है UN में है, वो P5 देश, जैसे देखो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, और साथ ही +1 यानी जो वीटो पावर नहीं है यानी जर्मनी। तो ये 6 देश मिलकर जो कि ईरान के साथ इनका जो कि एक समझौता हुआ था जिस पर हस्ताक्षर किया गया था 2015 में। तो अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है इसका उद्देश्य क्या था, इस समझौते का उद्देश्य विभिन्न चरणों के माध्यम से ईरान की परमाणु हथियार प्राप्त करने की क्षमता को कम करना और आर्थिक प्रतिबंधों को शिथिल करना था। मतलब इनमें जो कि विभिन्न चरणों में जो इनका जो ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है उसको धीरे धीरे कम करना और नष्ट करना, और जो ईरान पर जो सैंक्शन लगाए गए यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए उसको धीरे धीरे खत्म करना। तो इस तरह का कुछ इस तरह से JCPOA में आपका 2015 में डील हुआ था। अब देखो JCPOA का कार्यक्रम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अब तक जो कि घटनाएं घटी हैं 2015 से 2020 के मध्य। तो देखो यहाँ पर 2016 में बोला जा रहा है कि ईरान ने JCPOA में जो भी बातें थी, शर्तें थी, उसका अनुपालन करना शुरू किया था। फिर देखो 2017 में क्या हो गया आपका, 2017 में जो कि USA ने ईरान पर नए गैर परमाणु प्रतिबंध लगाए, यानी USA ने जो कि परमाणु के अलावा जो और मतलब अन्य मुद्दे थे उस आधार पर जो कि ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। जैसे कौन कौन से मुद्दे थे कि नवीन प्रतिबंधों के लिए देखो आतंकवाद का एक मुद्दा था, दूसरा मानवाधिकार का उल्लंघन, इस तरह के मुद्दों को USA ने जो कि आधार बनाया और ईरान पर जो कि और भी ज़्यादा सैंक्शन इसने लगा दिए। फिर यहाँ पर देखो 2018 में क्या हुआ, 2018 जब USA ने सैंक्शन लगा दिया तो जो P5+1 कंट्री में USA के अलावा जो भी देश थे उनसे जो कि ईरान का व्यापार करना जो कि मुश्किल हो गया, क्योंकि डॉलर में ही व्यापार होता था। और ईरान ने जो USA ने जो कि डॉलर का आयात निर्यात जो कि ईरान से जो कि वो इन देशों के लिए मना कर दिया कि आप जो कि इन देशों मतलब कि ईरान से इस तरह से डॉलर में जो कि चीज़ें खरीद बेच नहीं सकते। तो इसके लिए क्या हुआ, जो आपके अन्य देश थे उन्होंने, यूरोपीय देश थे, उन्होंने क्या किया, इंस्टेक्स एक जो कि स्थापना की। इंस्टेक क्या था, देखो ये एक व्यापार का तंत्र है जिसे यूरोपीय संस्थाओं को ईरान के साथ व्यापार बनाए रखने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। एक तरह से देख लो कलो बार्टर सिस्टम है जिसके तहत क्या हुआ कि ईरान से जो कि ऑयल वगैरह ये सब देश जो कि इंपोर्ट करते थे, बदले में ये सब देश जो कि अपनी वस्तुओं को जो कि ईरान में एक्सपोर्ट करते थे। तो एक तरह से बार्टर सिस्टम चलता था इंस्टेक्स के थ्रू। ये आपका इंस्टेक्स जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिर देखो 2019 में इसके आगे क्या हुआ कि USA ने JCPOA से अलग होने की बात की घोषणा कर दी और उस पर जो कि फिर से जो कि ईरान पर प्रतिबंध यानी जो सैंक्शन है उसको लगाए रखने की बात की है। फिर देखो 2020 में क्या हुआ कि USA ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की जो कि हत्या कर दी थी, और साथ ही ईरानी कैबिनेट ने JCPOA का पालन न करने की घोषणा की। इसके बदले में जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो ईरान ने बोला कि अब हम जो कि JCPOA से संबंधित जो भी हम पे सैंक्शन जो भी मतलब
बाध्य लगाया जा रहा है हम उसका पालन नहीं करेंगे। अब हम जो कि अपना जो कि परमाणु हथियार फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह का भी JCPOA का जो समझौता था उसके कालक्रम में हमने इस तरह की चीज़ें देखी। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि समझौते के पुनः प्रवर्तन का सभी हितधारकों के प्रभाव, मतलब कि आप सब लोग सोच रहे हैं कि चलो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि USA में फिर से चुनाव हुआ, ट्रम्प की राजनीति चली गई है, अब बिडेन जो कि राष्ट्रपति बन के आए। तो अब USA भी चाहता है कि जो ईरान से जो हमारा जो JCPOA वाला समझौता होता उसको हम फिर से रिवाइव करें और फिर से इसको लागू किया जाए। तो इस पर देखो इसका क्या प्रभाव होगा अगर इसको फिर से हम स्थापित करते पुनः लागू करते हैं तो ईरान पर देखो क्या प्रभाव होगा। यह समझौता ईरान पर लागू आर्थिक प्रतिबंधों को हटा देगा और उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, किंतु साथ ही ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं के अंतर्गत यूरेनियम के संवर्धन और पारदर्शिता के संबंध में विभिन्न शर्तों के अधीन फिर से हो जाएगा। यानी ईरान फिर से वही जो शुरू में बातें की गई थी कि आप पे हम जो सैंक्शन हटा देंगे और आप जो कि अपना न्यूक्लियर पावर जो आप इकट्ठा करें उसको ख़त्म करोगे, तो ये चीज़ें फिर से हो जाएंगी। फिर साथ ही करेगा अगर ये फिर से अस्तित्व में आता है, ये जो समझौता हो एक टेम्पररी समझौता हो गया है कि आप मतलब कि हम JCPOA के रूल को फॉलो करेंगे, तो इससे क्या और देखो क्या होगा। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित देश जो है आपका अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब सहित अन्य देशों का उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को कम करना है। मतलब अन्य देश भी जो कि ईरान के जो परमाणु क्षमता है उसको कम करने की चाह रखते हैं। फिर देखो अमेरिका जैसे देश समझौते से संतुष्ट है, किंतु ईरान के पड़ोसी देश परमाणु कार्यक्रम पर कठोर नियंत्रण चाहते हैं। मतलब अमेरिका चाहता है कि ठीक है हाँ धीरे धीरे आप कंट्रोल करो, ठीक है, पर इसके जो पड़ोसी देश वो चाहते हैं कि ईरान जो कि बिल्कुल जो कि आपका परमाणु हथियार वगैरह ना बनाए, एकदम इस पर सैंक्शन लग जाए, एकदम इसका ख़त्म कर दिया जाए। अब देखो इससे क्या हो रहा है कि जो ईरान के आर्थिक भागीदार हैं वो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसने जो कि ईरान के साथ व्यापारिक हितों वाले यूरोपीय देश जैसे दक्षिण एशियाई देश सहित ईरानी ईंधन के आयातक और ईरानी अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले देश अर्थात पश्चिमी एशियाई देश शामिल है। तो मतलब अगर इससे क्या होगा, देखो इससे देखो ईरान से अगर ये सैंक्शन फिर से हटता है तो ये सब देश जो कि आपका दक्षिण एशियाई देश है और जो पश्चिमी देश है ये सभी जो कि प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? ईरान की अर्थव्यवस्था से नियंत्रण हटाने तथा समझौता के पुनः प्रवर्तन से ईरान में आर्थिक साझेदार को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। यानी इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इनको जो कि अब जो कि ईरान में इन्वेस्ट करने से लाभ होने वाला है। तो ये जो आपके जो आर्थिक भागीदार है उनको जो कि प्रॉफिट होगा अगर ये जो आपका एग्रीमेंट है फिर से लागू हो गया है और लागू रहता है तो। फिर देखो ईरान के भू राजनीतिक जो भागीदार है उसकी बात की जाती है वो कैसे इंपैक्ट होता है। ये बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 2018 में इस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका के पृथक होने से ईरान के लिए अन्य वैश्विक शक्तियाँ जैसे विशेष रूप से रूस और चीन के साथ इनके संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी जब USA जो कि JCPOA से निकल गया तो ईरान ने जो कि अपना जो USA के दुश्मन कौन है, चाइना और रसिया, ईरान ने अपना रुख जो कि उनकी तरफ कर लिया। क्या ये जो ईरान जो कि चीन और रसिया की तरफ झुकाव करने लगा और चीन और रसिया ने भी इनको सहयोग देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से देखोगे तो इनका जो भू राजनीतिक भागीदार यानी जो एक कलो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होना चाहिए ये थोड़ा सा इनस्टेबल होने शुरू कर दिया था, यानी जो एक नया राजनीतिक समीकरण बनना शुरू हो गया था। ठीक देखो अब इसका भारत पे क्या प्रभाव होगा। जो आपका ये फिर से अगर JCPOA वाला जो शर्तें हैं वो फिर से लागू होती है तो भारत के ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। भारत ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक रहा है और चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो INSTC है तथा अशगाबाद समझौते जैसी परियोजनाएं भारत ईरान के मध्य रणनीतिक संबंधों को दर्शाती हैं। परियोजना जो आपका JCPOA परियोजना है इस परियोजना के पुनः प्रवर्तन से भारत पर निम्न प्रभाव हो सकता है। देखो क्या प्रभाव हो सकता है। पहला बोला जा रहा है कि ईरान से तेल आयात पर आरोपित प्रतिबंध का अंत हो सकता है जो 2019 से लागू है। कहने जो ईरान USA बोला है कि इंडिया को भी बोला है कि आप ईरान से ऑयल वगैरह इंपोर्ट मत करिए या फिर कम करिए या तो जो इंपोर्ट करें उसकी मात्रा को कम करिए। तो इस तरह का जो प्रतिबंध इस तरह से आरोपित किया गया ये हट जाएगा। तो भारत जो कि ईरान जो कि भारत को जो सस्ते दाम पे ऑयल देता है तो हमारा जो ऑयल है वो कम हो जाएगा। इससे जो कि हमारा देखो जो लागत है वो भी कम हो जाएगा विभिन्न सामानों पे। फिर उसका बोला जा रहा है कि इससे इंडिया का और क्या इम्पैक्ट होगा। जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है इसको पुनः प्रारंभ किया जा सकता है जो कि जो वर्ष 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के उपरांत अधर में रह गया। यानी जो चाबहार प्रोजेक्ट है वो फिर से जो कि और मजबूती से इसका निर्माण किया जा सकता है, पुनः इस परियोजना को पूरा किया जा सकता है। तो एक तरह से देखो भारत के भी फायदे और ईरान के लिए भी फायदे हैं अगर ये इसको फिर से लागू किया जाता है तो। अब इसके समक्ष देखो कुछ चुनौतियों की बात कहा जा रहा है। यहाँ देखो चुनौतियों में बोला जा रहा है कि यह समझौता अस्थायी प्रकृति का है अर्थात इसकी प्रत्योज्यता वर्ष 2000 मतलब ये जो कि
26 तक ही लागू है, इसका आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पक्षीय रूप से पृथक होने के समझौते के अन्य सदस्यों के मध्य विश्वास में कमी उत्पन्न हो गई। मतलब अगर देखो अमेरिका बाहर निकल गया तो ये कोई ठीक नहीं कि कब कौन और भी जो देश है वो बाहर निकल जाए इस समझौते से। कुछ भी यहाँ पे जो को विश्वास में कमी दिख रही है, क्योंकि कोई भी देश जो कि अपने हित को जो कि साधते हुए या अपनी संरक्षणवाद नीति के हिसाब से देखोगे तो कभी भी निकल सकते। इसमें एक तरह से कह लो कि विश्वास की कमी हमको देखने को मिली है। फिर थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है कि न तो अमेरिका और उसके सहयोगी और न ही ईरान की जनता इस समझौते से पूर्णतः संतुष्ट है। इस कारण समझौते की अस्थिरता भंग होने के प्रति असंवेदनशीलता बढ़ जाती है। मतलब ये समझौता कब खत्म हो जाएगा कोई ठीक नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। निष्कर्ष में देखो बोला जा रहा है कि ईरानी परमाणु समझौता का पुनरुद्धार महत्वपूर्ण है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का पुनः प्रवेश और समझौते का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इस संदर्भ में निरंतर संलग्नता सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। कोविड-19 जनित संकट का उपयोग सभी सदस्यों को अधिक रचनात्मक और दीर्घकालिक संलग्नता के अवसर के रूप में किया जा सकता है। मतलब कोविड-19 के समय देखोगे काफ़ी देशों ने जो कि ईरान का सपोर्ट किया और ईरान के साथ रहने का फैसला किया, तो इस तरह की स्थिति हमको देखने को मिला है कोविड-19 के समय में। तो इससे क्या होगा, जो आपका ईरान के साथ जो विभिन्न देशों के जो संबंध है वो पुनः स्थापित होते नजर आ रहा है। और अमेरिका ने भी जो कि देखोगे आपको वैक्सीन वगैरह या दवा जो मेडिकल किट वगैरह उसकी भी सप्लाई की थी ईरान को, तो इससे जो कि रिश्ते सुधरते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म होता है। यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमी का है, जो कि हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।